हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो एमए फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सिग्नेचर कर रहे हैं। आज हमारी बुक का नाम है MPS 1। इसको हम राजनीतिक सिद्धांत भी बोलते हैं। और देखिए स्टूडेंट, इसमें से बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसी के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। इससे पहले मैंने MPS आपकी 3 और 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, बट अभी और भी कराने हैं, तो मैंने सोचा ये न्यू बुक भी स्टार्ट कर देती हूँ आपके लिए। तो ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे एकदम बहुत इजी होते हैं जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि कट्टरपंथी क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, जॉन रोल्स के सिद्धांत क्या है, मार्क्स के सिद्धांत, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती है जो इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है हमेशा। तो इसमें मैं आपको अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आपको अगर और कोई वीडियो से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कट्टरवाद। जो कट्टरवाद होता है उसके अर्थ को समझाना, और जो कट्टरपंथी कौन होते हैं तथा उसके विचार और कट्टरवादी के मध्य संबंध बताने हैं। और ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है, विचारधारा और कट्टरवादी के मध्य संबंध का वर्णन कीजिए। तो इसमें कट्टरवाद के बारे में बता रहा है, कट्टरपंथी के बारे में बताना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो कट्टरपंथी होते हैं, आप सभी को पता होगा, आपने वर्ड भी सुना होगा कि कट्टरपंथी हूँ मैं, या फिर ये लोग बहुत कट्टरपंथी हैं, ऐसे सुना होगा ना। तो कट्टरपंथी वो होते हैं जो अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चित होते हैं, मतलब कि वो अटल रहते हैं अपने धर्म को लेके और दूसरों के धर्म को नीचा दिखाते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे धर्म का दबदबा रहे और जो दूसरे लोग हैं वो भी इस धर्म को अपनाएं। जो धर्म को लेके, जो लोग अपने धर्म को लेके लड़ाई झगड़ा करते हैं, खून खराबा कर लेते हैं, है ना, तो वो कट्टरपंथी लोग होते हैं जो एकदम कट्टर होते हैं अपने धर्म को लेके, और वे अपने धर्म को सबसे ऊंचा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। उनको लगता है कि जो हमारा धर्म है सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है, बाकियों का जो है वो अच्छा नहीं है। इसलिए वो दूसरों मतलब कि अविवेकपूर्ण तरीके से अपने धर्म का प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। मतलब कि कोई विवेकपूर्ण नहीं है कि आप अपना बिना विवेक के, बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए आप अपने कहते हैं धर्म को प्रभुत्व चाहते हैं कि हमारे धर्म का जो है दबदबा रहे, तो अविवेकपूर्ण तरीके से, उसको ही हम कट्टरपंथी कहते हैं। और देखिए जो कट्टरवाद होता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि आतंकवाद की सीमा तक जाकर संसार पे हुकूमत करना। मतलब कि वो आतंकवाद तक जा सकते हैं। उनको अगर अपने धर्म को मनवाना है, उनकी हुकूमत चाहिए, तो वो आतंकवाद तक जा सकते हैं। ठीक है, आतंकवाद का रास्ता अपना सकते हैं, खून खराबा कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, मतलब कि बहुत सब कुछ अपराध कर सकते हैं जो कट्टरपंथी लोग होते हैं। और देखिए जो कट्टरपंथी लोग होते हैं वो स्वभाव में अड़ियल होते हैं, जटिल होते हैं, अधार्मिक होते हैं, ठीक है, और तार्किक की बात नहीं करते, अतार्किकवाद होते हैं। मतलब कि तर्क की बात नहीं करते, अतर्क की बात करते हैं, और थोड़े आक्रामक ही होते हैं बहुत। तो ये सब उनका स्वभाव होता है। और जो ये कट्टरपंथी लोग होते हैं ये विवेक को त्याग देते हैं। विवेक तो इनों की लाइफ में कोई वर्ड ही नहीं है कि बुद्धिमत्ता या विवेक क्या होता है। वो खाली धर्म की बात करते हैं, धर्म के ऊपर चलते हैं और उसी का ही धर्म के ऊपर ही बोलना चाहते हैं, उसी पे ही सुनना चाहते हैं और उसी का अधिकार चाहते हैं। और इसी प्रकार से वो अपने धर्म का एक तो वक्ता, जो बोलने वाला होता है वो बन जाते हैं, सुनने वाले भी वो बन जाते हैं, दर्शन मतलब कि मार्गदर्शन देने वाले भी वही बन जाते हैं और परिणाम भी वही देते हैं। मतलब कि समझ लीजिए, जब हम बोलते नहीं है कि आपकी चिट है, आपकी पट है, ऐसे बोलते हैं ना कि आप ही कर रहे हो, आप ही क्वेश्चन कर रहे हो, आप ही आंसर दे रहे हो, आप ही ने उसका रिजल्ट भी निकाल दिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो कट्टरपंथी लोग होते हैं वो भी इसी प्रकार से करते हैं। और जो कट्टरपंथी लोग होते हैं वो उनको ऐसा लगता है कि हम अगर अपने जो धर्म है उसको सबसे ऊंचा रखना है तो उसके लिए वो हिंसा भी कर लेते हैं। मैंने आपको ऊपर ही बताया था, मतलब हिंसा करने से भी नहीं चूकते हैं। और वो इसको ये सोचते हैं कि अगर हमको अपना दबदबा रखना है, प्रभुत्व रखना है अपने धर्म का, तो हमें सबसे पहले तो अलग होना पड़ेगा। मतलब कि जैसे समझ लीजिए 2 धर्म के लोग एक साथ लेते हैं, तो उसमें से कट्टरपंथी लोग हैं, तो जो कट्टरपंथी होगा वो दूसरे धर्म के साथ नहीं रहेगा, वो अपने आप को उससे काटेगा और अपने आप को उससे अलग करेगा पहले तो, और बोलेगा कि आपका धर्म जो है वो छोटा है, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है और सबसे अच्छा है। तो वो दूसरे धर्मों के साथ किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, अपना अलग रहते हैं और सबसे अलग होकर फिर वो अपना प्रभुत्व दिखाना चाहते हैं। और आपको पता है
कि देखिए जो धर्म होता है उसमें अलग अलग विचारधारा होती है, और ऐसे ही जो अलग अलग विचारधारा होती है उसमें अलग अलग धर्म भी होता है। और बहुत से ऐसे होते हैं, देखिए हर एक धर्म का विश्वास वो होती है, आस्था अलग होती है, उसकी व्यवस्था अलग होती है ना, सब चीज़ अलग अलग होती है हर एक धर्म की। कहते हैं जैसे कि हम अगर मुस्लिम हिंदू का देखें तो बहुत सब कुछ अलग है, सिख हिंदुओं का देखें तो बहुत अलग है, उसके अंदर भी फिर अलग अलग धर्म आते हैं, तो सबकी व्यवस्था होती है, विश्वास जो होता है, हर एक चीज़ें अलग होती हैं। और कट्टरपंथी में क्या होता है कि अपनी विचारधारा को सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब कि देखिए हर एक धर्म की एक विचारधारा होती है ना, सबकी एक विचारधारा, एक व्यवस्था होती है। तो क्या होता है कि हर जो भी कट्टरपंथी लोग होगा वो अपने विचारधारा को सबसे अच्छा समझेगा और दूसरे की विचारधारा को झूठ समझेगा। वो बोलेगा कि आपकी जो विचारधारा है वो झूठी है, उसको साबित नहीं कर सकते, परंतु जो हमारी विचारधारा है हम उसको साबित भी कर सकते हैं और उसको समझा भी सकते हैं। तो ये होता है कट्टरपंथी में। तो इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो विचारधाराएँ होती हैं और जो धार्मिक कट्टरवाद होते हैं उनमें समानता होती है। क्योंकि देखिए विचारधारा तो धार्मिक जो समझ कोई कट्टरपंथी है उसकी एक विचारधारा ही तो होगी, तो धार्मिक अगर कोई कट्टरपंथी और कोई विचारधारा है तो उनमें समानता ही होगी, क्योंकि हर एक धर्म की हर एक विचारधारा होती है और हर एक विचारधारा में कोई धर्म होता है। तो ये एक दूसरे के ही अपोजिट है, मतलब अपोजिट नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और देखिए हम किसी चीज़ में जब विश्वास करते हैं और जब वो विश्वास बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है तो वो कट्टरवाद बन जाता है। जैसे कि आप किसी भगवान के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, है ना, परंतु वो आस्था जब आपकी जटिल हो जाती है और आपको कोई समझा नहीं पाता कि आप एकदम अंधे हो कि क्या कर रहे हैं ये, और जब आप किसी की नहीं सुनते हैं तो आप उस टाइम कट्टरपंथी फिर बन जाते हैं, क्योंकि फिर आपको सही गलत की पहचान भी नहीं रहती है। फिर आपको लगता है नहीं मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है। और जब ज्ञान की सीमाएं, जब ज्ञान जो होते हैं जब वो विश्वास में आ जाता है तो कट्टरपंथी विचारधारा बन जाती है। जैसे कि हम अपने ज्ञान से, बुद्धि से कार्य करते हैं ना, हमारे पास सोच समझने की शक्ति है, हम उससे कार्य करते हैं, परंतु वह जब विश्वास की सीमाएं में आ जाता है, विश्वास में कि नहीं हम फिर विश्वास करने लगते नहीं भगवान कर रहे हैं, हमारा भगवान है जो है, जब हम उस विश्वास की कड़ी में बन जाते हैं तो ये कट्टरपंथी विचारधारा बन जाती है। और कोई भी विचारधारा जो होती है अपने सिद्धांतों को चुनौती नहीं देती है। जैसे कि समझ लीजिए आप किसी को भी मानते हैं, आपकी एक विचारधारा बन चुकी है कि ये भगवान ऐसे हैं, अच्छे हैं और जो भी हैं, फिर आप उसको चुनौती नहीं दोगे कि भगवान आप ये करके दिखाओ, या फिर हमारी ये सोच है, हमारे इस कट्टरपंथी में ये चीज़ें बोली जाती है, कोई भी चीज़, तो आप उसको चुनौती नहीं दोगे। ठीक है एक बार मैं आजमा के देखता हूँ होता भी है नहीं होता, तो हम उसको चुनौती नहीं देते हैं। तो जब कट्टरपंथी बन जाते हैं, फिर कट्टरपंथी विचारधारा होती है, तो हम अपने आप को या अपनी विचारधारा को चुनौती नहीं देते ना, उसको हम आजमा के देखते हैं, हम बस विश्वास करते हैं आंख बंद करके, अंधा विश्वास जिसे हम बोलते हैं। और देखिए जो कट्टरपंथी विचारधारा होती है वो किसी भी परिवर्तन या संशोधन की आज्ञा नहीं देती है, क्योंकि देखिए जो पहले से वो चलता आ रहा है, समझे बहुत पुराने टाइम से कोई रिवाज चलता आ रहा है किसी धर्म में, तो अगर वो कट्टरपंथी लोग होगा अपने धर्म को लेके तो वो उस परिवर्तन नहीं करेगा उसमें, या संशोधन नहीं करेगा कोई विचारधारा या फिर कोई परंपरा चलती आ रही है, क्योंकि वो कट्टरपंथी होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहेगा, चाहे उसकी जान चली जाए या वो किसी की हत्या कर दे, ऐसा होता है कट्टरपंथी। तो ऐसा आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे कि मुस्लिम्स में होता है, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी है तो वो अपने रीति रिवाज को टस से मस नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर वो ठीक है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहते हैं तो चेंज हो जाते हैं लोग, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कट्टरपंथी टाइप के होते हैं तो वो अपने उन चीज़ों को चेंज नहीं करते हैं और उसमें संशोधन या परिवर्तन नहीं कर सकते, उसका बहुत विरोध करते हैं। और इस विचारधारा के सिद्धांत में क्या होता है कि वो अपने सिद्धांतों को चुनौती भी नहीं देते हैं। जो उनका नेता होता है वो कभी उनको आज्ञा नहीं देता कि आप अपनी विचारधारा को चुनौतियाँ दें या फिर अपनी जो कट्टरपंथी सोच है उसको चुनौती दें। तो इसी प्रकार से जो कट्टरपंथी लोग होते हैं वो विरोध को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर कोई विरोध हो रहा है उनके उसमें तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, वो बोलेंगे नहीं हम हमारी चीज़ें जो भी है जैसे रहने दो, आप इसके लिए मत बोलो कुछ भी ना, वो किसी की सुन सकते हैं अपने धर्म को लेके या फिर अपनी विचारधारा को लेके। तो हमारा क्वेश्चन यही समाप्त हो गया। आई होप आपको कट्टरपंथी समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है, इसकी प्रवृत्ति और नोट्स इस पे बनाना है। तो देखिए जो लोकतंत्र होता है वो क्या होता है हम इसमें पढ़ेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं अभी ऐसे आपको सिंपली क्वेश्चन करा रही हूँ कि कट्टरपंथी क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, तो इससे अलग क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि किसी विचार के ऊपर, विचारधारा या फिर किसी विचारक के ऊपर से इस चीज़ को पूछ लिया जाता है। तो वो क्वेश्चन मैं अभी आपको करवाऊँगी। अभी मैं आपको सिंपल बस ये समझाना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, जिससे कि अगर आपके एग्ज़ाम में किसी विचारधारा के साथ जुड़ के क्वेश्चन आ जाए या फिर विचारक के साथ, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको और अपने, क्योंकि आपको पता ही है कि कितना लेंथी लिखना होता है इसको, तो आपके पास शब्द हो लिखने को, आप क्या उसमें लिखते हैं, क्योंकि बना के हम बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते, परंतु अगर हम एक बार पढ़ लेते, समझ लेते, तो हमें एक क्लियर हो जाता है कि हाँ ये चीज़ हम इसमें लिख सकते हैं। तो इसलिए अब मैं आपको लोकतंत्र के बारे में बता रही हूँ कि लोकतंत्र होता क्या है बेसिकली, और वो कहाँ से बना है, कब बना है, क्या है उसके, ये सब बताऊँगी। फिर इसके ऊपर अलग और भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको फिर कराऊंगी। देखिए जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र एक बहुआयामी शब्द है, मतलब कि इसके बहुत सारे अर्थ हैं शब्द के, और इसकी बहुत ज़्यादा व्याख्या भी है। तो जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे इतनी सारी, तो बहुत सारे इसके जो स्वरूप होते हैं, जो इसकी रूपरेखा होती है, उसकी अनदेखी भी हो जाती है और इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहती है। जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा व्याख्या होती है या फिर उसके बहुत सारे मतलब होते हैं, तो क्या होता है कभी कभी हम एक दो चीज़ें छोड़ देते हैं, ऐसा होता है ना। तो वही चीज़ इसमें भी बताई जा रही है। फिर इसमें बताया जा रहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, लोकतंत्र राज्य व्यवस्था की सभी की साझेदारी की बात करते हैं। कि अगर हम खाली राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उन सब की साझेदारी होनी चाहिए, मतलब सभी लोगों की इसमें साझेदारी हो, कि ये नहीं कि कोई एक नेता बन गया, कोई एक सरकार बन गई तो वो अपना चलाए, ऐसे नहीं। इसके अंदर सभी की साझेदारी होती है। और इसका अर्थ क्या होता है कि सभी प्रकार का जो शोषण होता है उसका अंत करना, कि किसी भी प्रकार का कोई शोषण ना हो, तो उसमें वो लोकतंत्र में आता है। अगर हम जब सामाजिक दृष्टि से बात करते हैं, मैंने आपको राजनीतिक दृष्टि से बताया था कि सभी की साझेदारी, अब हम सामाजिक दृष्टि से बात करें तो इसमें सभी प्रकार के जो भेदभाव होते हैं उसको मिटाने का प्रयास किया जाता है, कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। कि जो हम करते हैं कि आप अलग जाति के हो, ये अलग जाति के, ये अमीर है, ये गरीब है, तो लोकतंत्र के अंदर सामाजिक दृष्टि से सब प्रकार के जो भेदभाव होते हैं उसको हटा दिया जाता है। अब देखिए हम है ना परिभाषा देखेंगे थोड़े विचारों की। तो एक डायसी है, जो प्रोफेसर डायसी हैं, उनके विचारों में कि जो लोकतंत्र होता है वो उसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि लोकतंत्र में एक लोकतंत्र शासन व्यवस्था होती है। पहली बात तो है ना, एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कि समाज का एक बहुत बड़ा अंश जो है जो इसमें कार्य करता है और इसमें लिप्त है। आप सभी को पता है लोकतंत्र में समाज अपना योगदान देता है, तो वही ये बोल रहे हैं कि इस शासन व्यवस्था में एक समाज का बहुत बड़ा अंश होता है जो इसमें कार्य भी करता है शासन में और लिप्त भी रहता है। अब जो ब्राइस हैं उनके विचारों में कि जो लोकतंत्र व्यवस्था होती है इसके अंदर जो आपका राज्य की प्रशासनिक जो शक्ति होती है, मतलब कि राज्य की जो शक्तियाँ होती है, जो प्रशासन की जो शक्तियाँ होती है, वो किसी एक वर्ग के पास नहीं रहती है, वो समाज के हर एक सदस्य में निहित होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि यहाँ ऐसा नहीं होता कि कोई एक राज्य या कोई एक सरकार के हाथ में सारी शक्ति होती है। यहाँ पे हर एक तो इंसान भागीदार होता है और यहाँ पे हर एक वर्ग की मतलब कि वर्ग निहित होता है, हर एक सदस्य इसमें निहित होता है, इसमें सम्मिलित होते हैं और जो भी इसकी शक्तियाँ होती है वो हर एक वर्ग में होती हैं। हम सभी को पता है कि वोट देने का अधिकार है, तो सरकार बनती किससे है? जो ये जनता होती है, जो हम सदस्य हैं, हमसे ही बन रही है। तो हम जिसको वोट दे रहे हैं वो नेता बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम उस नेता को हटा भी सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब शक्ति किसके पास है? यहाँ हम जनता के पास है, तो इसी को ही हम लोकतंत्र बोलते हैं। अब मैकईवर क्या बोलते हैं? मैकईवर बोलते हैं कि यह शासन की पद्धति नहीं है, मतलब कि शासन की पद्धति कम है, परंतु ये किस चीज़ की ज़्यादा पद्धति है? इसमें ये देखा जाता है कि शासन किस प्रकार से किया जाएगा और किस प्रकार से होगा, मतलब कि कौन शासन करेगा और किस प्रकार के शासन किया जाएगा, है ना। यही तो होता है कि जो ये पद्धति आपकी लोकतंत्र, इसमें यही तो देखा जाता है कि कौन शासन करेगा। तो कौन शासन करेगा ये कौन देखता है? जनता देखती है। और किस प्रकार से शासन होगा ये भी। तो ये
इन्होंने बोले हैं। तो देखिए जो जो मैं आपको विचारक बता रही हूँ, जो प्रोफेसर बता रही हूँ, इन्हों के आपको नाम याद होने चाहिए और उन्होंने किस प्रकार से बोला है ये भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप एग्ज़ाम में लिखते हैं, अगर आप पहले एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा कि लोकतंत्र क्या होता है, फिर नीचे लिखेंगे हेडिंग में परिभाषा, फिर 3-4 राइटर लिखेंगे और उन्हों को परिभाषित करेंगे कि ये क्या है, फिर उसके बाद और चीज़ें लिखेंगे, फिर लास्ट में निष्कर्ष। तो इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस पैटर्न में लिखते हैं। तो इसलिए आप पॉइंट, पहली बात तो ज़्यादा से ज़्यादा याद करना कि पॉइंट अगर आप बना सको तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो एक्सप्लेन भी ऐसे करो कि उसके आगे नंबर डाल दो, हैश डाल दो कि वो लगे हाँ कि वो एक पॉइंट बराबर है, तो जिससे कि क्या होगा, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए जो लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं, शब्द कहाँ से लिए, ग्रीक भाषा से लिए हैं और ये 2 शब्दों से मिलके बना है। डेमोक्रेसिया तो ये इससे बना है, डेमोस का अर्थ होता है पूजा, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, तो मैं दोनों का आपको अर्थ बता रही हूँ। डेमोस का अर्थ होता है पूजा और क्रेटिस का अर्थ होता है शासन। तो इन 2 शब्दों से मिलके बना है। आप ये सबसे ऊपर लिखेंगे, जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ सबसे ऊपर आपको लिखना है। और इस शब्द से ये अर्थ निकलता है कि सरकार का एक ऐसा रूप जिसका प्रजा शासन करती है, मतलब कि एक सरकार का ये इस प्रकार से रूप होता है जिसमें प्रजा जो होती है वो शासन करती है। प्रजा मतलब जो जनता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कोई भी नियम कानून लागू होते हैं जनता के लिए होते हैं। अगर जनता उसके विरुद्ध है तो वो नियम कानून चेंज किए जाते हैं, तो जनता के लिए ही सब किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, लोकतंत्र में या तो फिर सीधे रूप से जनता कार्य करते है ना, कि सीधे रूप से जनता कार्य करे, या फिर वह अपना प्रतिनिधित्व चुनती है और फिर वो कार्य करता है उन्हों के लिए। तो यहाँ क्या होता है कि हम अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, फिर वो हमारे लिए कार्य करते हैं। तो अधिकतर ऐसे ही होता है, जनता सीधा कार्य नहीं करती है, तो ये जनता के लिए ही कार्य होते हैं, तो इसलिए जनता के लिए ही कहा जाता है। इसमें बता रहे कि प्राचीन और आधुनिक जो लोकतंत्र है उनके बीच में अंतर भी है। देखिए प्राचीन युग में क्या था, जो प्रजा होती है उसको 3 रूप में वर्णित किया गया था। प्राचीन युग की बात हो रही है कि जो मनुष्य होता है उसकी 3 श्रेणियां होती है, दास, स्त्री, मैटिक्स। मैटिक्स वो होते हैं जो विदेश में रहते हैं, फिर विदेश से आते हैं, काम उम करते हैं, वो तो 3 प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया था, पहले के टाइम की बात हो रही है। तो इसमें क्या होता था कि कुल जो जनसंख्या होती है उसका खाली 1/4 भाग जो नागरिक हैं वो ही इन सदस्य बना जाता था, मतलब कि सरकार की चीज़ों में भाग लेता था या उसमें काम करता था पहले के टाइम पे। और ये बताया जो एथेनियन की लोकतंत्र व्यवस्था वो तो और ज़्यादा अलग थी, एकदम ही सही नहीं थी, गड़बड़ थी। किस प्रकार से, क्योंकि वहाँ जो अभिजात वर्ग होते हैं, जो सेना वर्ग होती है, या फिर जो जनसत्तावादी होते हैं, वो समय समय पर सत्ता को हथिया लेते थे और उसका प्रयास करते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो जनता होती है, जनसाधारण लोग होते हैं, उन्हों के ऊपर मतलब कि सही से उन्हों के पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे वो अपना। और जो जनसाधारण होते हैं, मतलब जो जनता होती है, उसको किस रूप में वर्णित किया गया है, कुली और कबाड़ी जो होते हैं उस रूप में इसको वर्णित किया गया है। तो इसमें बस यही समझाए जा रहे हैं कि पहले के टाइम पे लोकतंत्र को अलग रूप से देखा जाता था, आज के टाइम पे अलग रूप से। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जिसके हाथ में सत्ता है जो है, तो बाकी जो जनसाधारण है वो बहुत कम लोग उसमें पार्टिसिपेट लेते थे, मतलब कि समझ लीजिए पढ़े लिखे लोग या हो गए या फिर जो अमीर लोग हो गए, ऐसे लोग ही इसमें पार्टिसिपेट लेते थे, बाकियों को नहीं। परंतु आज के टाइम पे तो आपको पता ही है कि इतना ज़्यादा हमने संघर्ष किया है लोकतंत्र के लिए, इतिहास से अब तक इतना ज़्यादा संघर्ष किया है, तब ताकि एकदम लोकतंत्र की सही परिभाषा जिसको हम बोल सकते हैं, फिर लोकतंत्र का जन्म हुआ है, जिसमें असमानताएं जो होती है वो सब हटा दी गई हैं, है ना। असमानताओं का इसमें विरोध किया जाता है लोकतंत्र के अंदर। इसके अंदर समानताएं होती हैं, न्याय की बात होती है, सबको एक जैसा देखने की बात होती है, तो वो सब इसमें होती है। तो आई होप आपको लोकतंत्र भी समझ आया हो। और देखिए स्टूडेंट, अगर आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उस अकॉर्डिंग से देखना है तो आप इसको पोस्ट करके ही पढ़ सकते हैं और इस पर पॉइंट बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है समझाते हुए कि सब कुछ सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, परंतु जो वर्ड्स होते हैं उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है, वो ही अलग कर देता है लाइन को। तो इसलिए आप उसको स्टूडेंट, मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। इसमें मैंने आपको 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, बाकी और क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी, क्योंकि एक्सप्लेन करने में फिर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं, तो मैं और शॉर्ट एक्सप्लेन करूँगी, देखूँगी कि शॉर्ट में आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपको आगे करवाऊँगी। तो अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के अंदर आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि फिर मेरे को लगे हाँ इस कोड के भी स्टूडेंट्स हैं, तो फिर
फिर मैं इस पर और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। तो आप मेरे को बता दीजिएगा आपको अगर और भी वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे एक्सप्लेन करके आपको समझाऊँ, या फिर आपको खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ, उसके आंसर करा दूँ और वीडियो को चला दूँ, या फिर एक्सप्लेन भी कराऊँ, या खाली फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊँ। तो आपको जिस प्रकार से जैसी वीडियो चाहिए आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, आप सबका सपोर्ट ही मेरे को और मोटिवेट करते हैं ताकि मैं और अच्छे आपके लिए वीडियो बनाऊं, जिसमें आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट रख सकूं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।